हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर यहाँ पे कि डायनामिक्स अगर हम स्टडी करना चाहें कोई दूसरे फ्रेम से। रिलेटिव मोशन में आपने काइनेमेटिक्स पे फोकस किया था, लेकिन डायनामिक्स यानी कि लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी, आइडियाज, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और रोटेशनल्स, ठीक है, जहाँ पे हम टॉर्क की बात करते हैं, तो डिफरेंट फ्रेम में ये कैसे हम डायनामिक्स कन्वीनियंट बना सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा ही है जो आपका नेचुरल फ्रेम है उससे आप इन्फॉर्मेशन है आप हमेशा ही डील कर सकते हो ग्राउंड फ्रेम से, लेकिन अगर हम फ्रेम चेंज करते हैं तो हाउ डज इट सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम। ठीक है, कि हम कैसे कन्वीनियंटली उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। इसका सीधा एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्यों फ्रेम चेंजिंग है वो हमारी हेल्प करता है, और अगर फ्रेम चेंज करने हैं तो हमारे डायनेमिक्स में क्या क्या चेंज हमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि भाई ये बता रहा है कि फ्रेम चेंजिंग है हेल्प कैसे करता है। एक सिंपल सिचुएशन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, जो मास m का, और एक वेज है जिसका मास कैपिटल M है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है, वेज है, मतलब उसमें एक ग्रूव है एक तरीके से, ठीक है, बड़ी है जिसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं हम, और ये लेंथ L है, ठीक है, और ये इसका रेडियस क्या है अभी R, ठीक है, और फ्री टू मूव है। ओके, ना आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक है इस वेज से कितनी देर बाद है बाहर निकलेगा, यानी कि टाइम स्पेंट बाय द दिस ब्लॉक इन द वेज। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना चाहोगे तो इट लुक काइंड ऑफ होपलेस कि भाई मैं देखूंगा यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद है ये मूव, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा भाई आगे जाने के बाद। इट विल लाइक लुक लाइक दिस, ठीक है। फिर जो इसको आगे पुश करेगा तो इट विल कीप टर्निंग, और भाई इसकी स्पीड चेंज करेगी, इसकी स्पीड चेंज करके मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अगर इसको v0 u स्पीड से दे रखा है तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो आप है इट विल बिकम होपलेस सिचुएशन कि आप किसी टाइम पे क्या ओरिएंटेशन होगी, क्या स्पीड्स होगी, और फिर आपको एक्चुअल में इसको टाइम फाइंड आउट करना है। तो लेकिन है ना, ये है आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करना कि इफ़ यू कैन सॉल्व इट एट ऑल। लेकिन मैं है यहाँ पे इसको फ्रेम चेंज करने की हेल्प से बताऊंगा, और चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं उन चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ कि अगर फ्रेम चेंज कर रहे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द शूडो फोर्सेस। तो लेट्स सी कि मैं इसका मोशन है ना किसी या तो मैं इसके फ्रेम में या इसके फ्रेम में स्टडी करना चाहूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से कि मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग आई शिफ्ट माय फ्रेम ऑन द वेज, ठीक है, और उसके फ्रेम में मैं ब्लॉक का मोशन स्टडी करता हूँ। तो व्हाट विल लुक, इट विल लुक लाइक, तो भाई मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक है वो एक्सेलेरेट कर रहा होगा, वो कितनी एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट कर रहा होगा भी, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो उनके बीच में केवल नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। तो जो ब्लॉक पे फोर्स है वो n, और इस पे भी n होगी, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन हमें नॉन इनिशियल फ्रेम से काम करें तो वी हैव टू यूज द सूडो फोर्सेस। तो ये किसी भी इंस्टेंट पे है, इसकी जो वेज की एक्सेलेरेशन होगी दैट वुड बी n बाय कैपिटल M, ठीक है। अब मुझे जब इस फ्रेम में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर चुके हो, तो शूडो फोर्स है आपको बताया उस ऑब्जेक्ट पे जिस मोशन आप स्टडी करना होता है उसका मास इनटू जो उसकी एक्सेलेरेशन होती है नॉन इनिशियल फ्रेम की, मास इनटू दैट नॉन इनिशियल फ्रेम की एक्सेलेरेशन, उतनी शूडो फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ती है। यानी कि आपको एक शूडो फोर्स यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, वो इधर दिखानी पड़ेगी, और शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, शूडो फोर्स कह लो या वर्चुअल फोर्स कह लो, दैट वर्चुअल फोर्स वुड बी, हाँ इसका मास m है और एक्सेलेरेशन कितनी है उसकी n बाय कैपिटल M। n है यहाँ पे चेंज करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है वो हमेशा है इसके मोशन को इस तरीके से स्टडी कर रहा होगा कि रियल फोर्स तो L लग रही होगी और वर्चुअल फोर्स
ये लग रही होगी, और उस फ्रेम में ये वेज मूव नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वर है अपने स्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता है। तो यानी कि इसके फ्रेम में जब भी हम देखेंगे ये ब्लॉक है, उस पर ये दो फोर्स लग रही होगी, एन और ये शूडो फोर्स, यानी कि दोनों की दोनों फोर्सेज लग रही हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है। तो यानी कि इसका वर्क डन क्या होगा, हमेशा जीरो, यानी कि इसके फ्रेम में हमेशा ये v स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपली से आप बात कर सकते हो कि टाइम क्या होगा, सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दैट इज गोइंग टू बी 2l एंड दिस डिस्टेंस इज पाई r एंड स्पीड विल रिमेन u। ठीक है, तो दैट विल बी द टाइम। तो आप देख सकते हो कि व्हाई द चेंजिंग ऑफ द फ्रेम हेल्प अस। वैसे और भी सिचुएशंस है जहाँ पे है फ्रेम चेंजिंग हेल्प्स अस। ठीक है, तो फ्रेम चेंज करने पे क्या चेंज करने पड़ेंगे, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा है कुछ इलस्ट्रेशन की सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, इस फेवरेबल फ्रेम, तो उन चीज़ों पे भी बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरे फ्रेम में बात नहीं कर सकते, ग्राउंड फ्रेम में बात नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट ईज ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन दैट्स डिफर व्हेन वी चेंजेस द फ्रेम। तो भाई क्या चेंजेस आएंगे, तो दीज आर द डायनेमिक्स इक्वेशंस कि लॉज ऑफ मोशन में जो रियल फोर्सेस है उसके अलावा एक शूडो फोर्सेस भी आपको लगानी पड़ेगी। शूडो फोर्स आपको पता है वो कितनी होगी भाई, माइनस एम एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनिशियल फ्रेम। तो ये अगर आप ऐड कर दो तो इट विल वर्क करेक्टली। सिमिलरली है वर्क डन बाय रियल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्सेस दैट विल बी चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पे जो रियल फोर्सेस की टॉर्क है और वर्चुअल फोर्सेस की टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इन्हीं को कंजर्वेशन लॉ पे लगा सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स और वर्चुअल फोर्सेस का इंपल्स अगर जीरो है तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्चुअल फोर्सेस का वर्क डन अगर जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का इंपल्स और वर्चुअल फोर्स का इंपल्स अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक है, आप किसी भी फ्रेम में जाके आप ये चीज़ें कर लो, हाँ एनालाइज कर सकते हो, बट स्टिल है भाई किस फ्रेम में जाना चाहिए, दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मैं उसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वाई वी यूज़, भाई जनरली अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना है जो कि एक तरीके से फेवरेबल फ्रेम है, अगर मैं फ्रेम शिफ्ट करता हूँ, ऑल्दो इन सर्टेन सिचुएशन देयर माइट बी अनदर फ्रेम्स एज वेल, लेकिन फ्रेम चेंज करने में अगर बात करें एक सिस्टम के अंदर तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वुड बी ए गुड फ्रेम दैट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो उसमें क्या है, क्यों हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम को प्रेफर करना चाहेंगे कि भाई एक तो पॉइंट है कि लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जीरो होगा हमेशा, क्योंकि भाई आप किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है आपको पता है वी कैन राइट इट मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही बैठे हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यानी कि ऑलवेज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं दो पार्टिकल की बात करूं तो उनका मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो एक तो है कि भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम जीरो है तो हमेशा ही जीरो, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। दूसरा है टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्सेस। भाई सिस्टम पे अगर बात करेंगे तो जो सूडो फोर्स लगाएंगे सिस्टम के अंदर, पार्टिकल पे तो है पॉइंट मास के लिए बात करेंगे तो सूडो फोर्स उसी पॉइंट पे लगेगी। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम है जिसमें सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे फोर्सेस लग रही है, तब अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालाइज करना चाहेंगे तो जो सूडो फोर्स लगेगी वो मुझे केवल सेंटर ऑफ मास पे ही लगा के दिखा सकते हैं हम। उसका प्रूफ है, वो सारी चीज़ें हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट इन चीज़ों को डिराइव भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे इनका जस्ट रिजल्ट है वो बता रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करना चाहते हो तो जस्ट रियल फोर्सेस की टॉर्क तो है ही, लेकिन आपको वर्चुअल फोर्स है वो आप किस पे दिखाओगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहोगे तो रियल फोर्सेस की टॉर्क और आप ग्राउंड फ्रेम में निकालो और रियल फोर्सेस की टॉर्क है आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालो, दे विल रिमेन सेम। तो इस पॉइंट से एक पॉइंट निकल के आता है, वो क्या भाई, कि अगर ग्राउंड फ्रेम में यानी किसी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल फ्रेम में अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यानी कि टॉर्क क्या है, जीरो, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि इनिशियल पॉइंट, ये कोई भी इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, उसके अबाउट टॉर्क जीरो है।
या मैं कहूँ कि एल कंजर्व होगा, इक्विवेलेंट चीज़ें, तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क 0 होगी, ठीक है, और साथ में एंगुलर मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई ग्राउंड फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। और मोमेंटम है कंजर्व है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, हमेशा कंजर्व रहेगा इरिस्पेक्टिव ग्राउंड फ्रेम में है कि नहीं है। और तीसरा है एनर्जी कंजर्वेशन एनालिसिस। भाई आप कहीं से भी लगाना चाहो तो आई थिंक दैट वुड बी विल टेक सेम काइंड ऑफ फॉर्म की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तीनों आइडियाज है एक तरीके से। दो आइडियाज तो बड़े ही आपको फेवरेबल दिख रहे हैं, तीसरा आइडिया है एनर्जी कंजर्वेशन का, तो वो ग्राउंड फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इससे एक जैसा है। तो बड़ा ही फेवरेबल सिचुएशन होगी। दो चीज़ें भाई, मोमेंटम तो कंजर्व हो ही गया, एक तो ये फेवरेबल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा है ग्राउंड फ्रेम में कंजर्व है तो इसमें तो इक्विवेलेंट हो गया, और तीसरा भी है, मैं कहूँगा दोनों में दोनों में आपको इक्वेशंस है सेम लगानी पड़ेगी, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास पे जाना है फेवर किया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या भाई, इस चीज़ को बताने के लिए कि two identical heavy particles are present uniform gravitation field in space at certain moment, one is at rest and other is moving in speed as shown. If maximum separation is 2 r naught in subsequent motion, then speed is in terms of g, m and r naught. तो यानी कि आपको है जो v नॉट स्पीड बतानी है वो इन टर्म्स में ये दे रखी है आपको, तो इसमें x फाइंड आउट करना है इन सबसिक्वेंट मोशन, ठीक है। क्या सिचुएशन है भाई, यहाँ पे दो हैवी पॉइंट मासेस है, और या आप कह सकते हो कि कहीं ग्रेविटेशन फील्ड में है, इंटरस्टेलर स्पेस में कहीं पे, लेट्स से ब्लैक होल के यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट मास है, और एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है एट एंगल 45 डिग्री। तो इसका सब्सिक्वेंट मोशन में इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है 2 r नॉट। तब हमें बताने की किस स्पीड के लिए ऐसा पॉसिबल है। इनिशियल सेपरेशन r नॉट है, मास m है। तो अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज करना चाहोगे, ठीक है, या लेबोरेटरी फ्रेम भी कहते हैं, उसे स्टडी करना चाहोगे तो आपको भाई यहाँ पे है mg लगाना, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस है लग रही है, तो भाई मोमेंटम है यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगा। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा भी यहाँ पे, तो इसकी वजह से इंटरनल फोर्स तो है कोई क्रिएट नहीं करेगी, एम जी नोट। तो एक इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँगा तो शायद इस लाइन से पास करते हुए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है, बट आगे क्या होगा वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। और एनर्जी है तो भाई यहाँ पे भी है पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही, क्योंकि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, और साथ में वर्क भी हो रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होल्ड नहीं कर रही है, होल्ड तो करेगी पर यू हैव टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम हियर। तो भाई दैट बिकम्स, आई वुड सजेस्ट यू ट्राई टू सॉल्व इट इन ग्राउंड फ्रेम, एंड इफ आई सॉल्व इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो आप देख सकते हो डिफरेंसेस क्या आएंगे। ओके, मैं देखो भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होगी, पहले तो ये बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में शिफ्ट हो गया मैं, ठीक है, तो मुझे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो हमें पता है पक्का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था किसी एक इनिशियल पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, तो इसमें भी कंजर्व रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस पे फोर्स लगेगी एम जी इधर, तो एक इंस्टेंट में इस पॉइंट के अबाउट है एंगुलर मोमेंटम, नेट टॉर्क 0 है, तो यानी कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो यानी कि इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो मैं आपको वैसे भी शो करके दिखा दूंगा। तीसरा एनर्जी कंजर्वेशन हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेट्स सी। मैं पहले तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रही होगी, फोर्सेस कैसे दिखाई दे रही होगी, क्या वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी इनिशियल मोमेंट में, पहले वो देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम क्या है, 0। पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो क्या होगी भाई, ये है v नॉट बाई √2 और ये क्या है v नॉट बाई √2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m1 v1 प्लस m2 v2
ओवर m1 प्लस m2। तो इस डायरेक्शन में है v0/√2 है, तो दोनों इक्वल मास है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी v0/2√2 हो जाएगी। तो ये v0/2√2 है, तो इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0/√2 माइनस v0/2√2। तो जस्ट सिंपली हाफ कर दो आप। इसकी वेलोसिटी भी इतनी ही होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मोमेंटम क्या भी जीरो होता है हमेशा। सेम थिंग गोज विद दिस, दैट वुड बी v0/2√2 एंड दिस विल बी v0/2√2। तो ये तो वेलोसिटी दिखाई देगी। अब है फोर्सेस, है ना। तो भाई सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है mg ग्राउंड फ्रेम से देखें, mg नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2m। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलेरेशन होगी m1a1 प्लस m2a2 ओवर m1 प्लस m2। तो मास सेम है और फोर्स आएगी mg सेम डायरेक्शन में, सो दैट कम्स आउट टू बी g0 वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास है g0 से एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पे आपको सूडो फोर्स दिखानी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके फ्रेम में जो सूडो फोर्स है वो इधर दिखानी पड़ेगी, इधर। दैट वुड बी द सूडो फोर्स mg इधर, और रियल फोर्स जो लग रही है वो mg इधर लग रही है। सिमिलरली इस पे भी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसको दिखाई नहीं देगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसमें भी ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक तरीके से फोर्स तो लग ही नहीं रही है, हाँ केवल इंटरनल फोर्सेज होगी, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स gm1m2/r²। तो भाई साफ दिख रहा है लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। दूसरा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तीसरा कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यानी कि मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। यानी कि तीनों के तीनों कंजर्वेशन आइडियाज़ है वो यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमने इनिशियली बात की थी ग्राउंड फ्रेम से आप सॉल्व करना चाहो, तो वहाँ पे तीनों में से कोई भी आइडियाज़ हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं था। हाँ बस एंगुलर मोमेंटम था, बट दैट वाज कि एक मोमेंट पे हमें दिख रहा था, दूसरे मोमेंट पे हम कैसे एनालाइज करेंगे, दैट वाज आउट ऑफ पॉइंट कि हम आगे कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तीनों ही चीज़ें कंजर्व्ड है। अब है कैसे सिंप्लीफाई करना, वी कैन इजीली सी। मोमेंटम हमने ऑलरेडी कंजर्व कर दिया है। लेट्स एनालाइज व्हाट इज इट इज आस्किंग व्हाट विल बी द मैक्सिमम सेपरेशन। तो भाई ग्राउंड फ्रेम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, कंजर्व। तो व्हाट विल बी हैपनिंग है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस क्या होता जाएगा भाई, ये जो वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन पे क्या होगा भाई कि ये एक दूसरे से रिसीड करना बंद कर दें, यानी कि जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट जीरो है ना रेडियल डायरेक्शन में, अगर एक नॉन जीरो है तो यानी कि इधर होगा या इधर होगा, अगर इधर है तो डिस्टेंस और बढ़ रहा होगा। ठीक है, और इधर हो रहा है तो यानी कि डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कहीं पे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस हो चुका होगा। तो यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन पे ये रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली दोनों के जीरो। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो भाई डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, तो ये स्पीड भी चेंज होनी पड़ेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो है r चेंज हो रहा है तो v को भी चेंज होना पड़ेगा। तो लेट्स से किसी इंस्टेंस पे अगर हम बात करें, लेट्स से आगे फर्दर सिचुएशन कुछ ऐसा आ गई, यहाँ पे ये मैक्सिमम सेपरेशन हो गया। ठीक है, और वो कितना है 2r0 इस सिचुएशन में। तो उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम ऐसे है, आप देख सकते हो, इनकी वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी इधर होगी, लेट्स से दैट इज v, और इसकी वेलोसिटी v। तो ये सिचुएशन होगी। अब भी आप मोमेंटम कंजर्व आपको दिख रहा है, एनर्जी है, आप वो दो इक्वेशन लगानी है अब आपको, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो लेट्स अप्लाई दैट। तो एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व करता हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन क्या बनेगी भी यहाँ पे, तो दैट इज गोइंग टू बी mvr परपेंडिकुलर, तो दैट वाज r0। ठीक है, इतना इसका होगा, इतना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी mv0
बाई 2√2 आर परपेंडिकुलर आर नॉट बाय 2 उतना इसका होगा, तो इतना आ जाएगा आर नॉट बाय 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली v स्पीड है एम बी, और ये डिस्टेंस कितना हुआ आर नॉट अब, है ना, क्योंकि ये 2 आर नॉट हो गया, तो एम बी आर नॉट, ठीक है, एम बी आर नॉट, और साथ में इसका भी एम बी आर नॉट, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 एम बी आर नॉट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास स्पीड आ गई एक तरीके से, m cancels out, v naught cancels out, and we are getting v as ये v naught cancel, v is equal to v naught by 4√2, ठीक है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई जब ये दूर गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई है, और वो किसके एक्सपेंस पे की होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट पे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो पहले होगी भाई यहाँ पे इन दोनों, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख रहा हूँ, तो दैट वुड बी, ये आ जाएगा हाफ एम, मैं एक की काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, हाफ एम, ये वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर, तो स्पीड का स्क्वेयर हो जाएगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, दैट इज वी नॉट स्क्वेयर बाय 8 प्लस वी नॉट स्क्वेयर बाय 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16, दैट इज 1/4, ठीक है, और 1/8, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 8, इतनी ही होगी इसकी, तो एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 8 प्लस एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 8, तो दैट इज गोइंग टू बी एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 4। तो लॉस कितना होगा भाई, तो पहले तो है एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। फाइनली कितनी हो जाएगी भाई, फाइनली केवल ये स्पीड थी, तो हाफ एम वी स्क्वेयर और हाफ एम वी स्क्वेयर, सो दैट इज एम वी स्क्वेयर, ये लॉस हो गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होएगा भाई अब आगे, कि पहले सेपरेशन आर नॉट था, अब सेपरेशन 2 आर नॉट हो गया, तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, माइनस जी एम एम बाई 2 आर नॉट माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाई आर नॉट, सो दैट इज गोइंग टू बी जी एम एम बाई 2 आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहा भाई देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें है 2 इक्वेशन बन गया, 2 वेरिएबल हम सॉल्व कर सकते हैं, और v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। एम 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 कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, वी नॉट स्क्वेयर बाय 4 माइनस वी स्क्वेयर, सो दैट इज गोइंग टू बी वी नॉट स्क्वेयर बाय 32 जी एम बाई 2 आर नॉट, और ये आ जाएगा यहाँ पे भाई 8 4 32, 8 माइनस 7 बाई 32, और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 16/7 जी एम बाई आर नॉट, ठीक है। तो अगर वी नॉट निकालेंगे तो 4/√7 जी एम बाई आर नॉट रेज पावर हाफ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, बट आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि चेंजिंग फ्रेम्स हेल्प्स। हाँ, आप ये भी सिचुएशन है कि आप एक ही ग्राउंड फ्रेम में भी आप है मोस्ट प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, बट सर्टेन सिचुएशन में आपको है फ्रेम चेंज करने ही पड़ेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया था, ठीक है। तो हाँ, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, हैव ए गुड डे।